सब फैल गए गुरु, मेरी बच्ची ने निकाला, बस मैं तो यही चाहूँ। बाईस घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी बोरवेल में फंसी है मासूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का म्हारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात कोटपुतली से बड़ी खबर की कि 22 घंटे के बाद भी अभी तक 3 साल की मासूम बच्ची को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बच्चे को बचाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन अभी भी 22 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी बच्ची बाहर नहीं आ पाई है। 150 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन कल से फेल हो चुका, क्योंकि कल दोपहर की ये देर घटना थी। खेलते वक्त बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। मूवमेंट देखने के लिए बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बंद हो गया था, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, लेकिन फिर से मूवमेंट देखने के लिए उस बोरवेल में कैमरा डाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है। धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बच्ची अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। दो तस्वीरें समय आपके सामने हैं। ये पहली तस्वीर जब बच्ची का मूवमेंट देखने के लिए आया गया था। देखिए, बच्ची का सर और हाथ नजर आ रहा है जिसपे वो मूवमेंट कर रही है, और उस दरमियान उसकी बॉडी पूरी मिट्टी में दबी हुई थी। और पहली तस्वीर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जा रही है। कोटपुतली से हीरालाल हमारे संवाददाता खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। हीरालाल, अभी क्या अपडेट है बच्ची को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो 150 फीट गहरे बोरवेल में जो बच्ची अटकी हुई थी, उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 22 घंटे से लगातार जारी है। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू कार्य है वो काफ़ी स्लो हो चुका है। आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि रेस्क्यू कार्य जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए रुका हुआ है। बीच में भी रेस्क्यू कार्य है जो रोका गया था। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है जो बोरवेल के गड्ढे में डाला गया था, और उस बालिका की जो बच्ची जो बोरवेल में गिरी हुई है उसके मूवमेंट को देखने का प्रयास जो किया गया था। उसके बाद एक बार डॉक्टर की टीम को वहां मौके पे बुलाया गया था और मॉनिटरिंग करवा के उनसे चर्चा करके उसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया था। लेकिन उसके कुछ देर बाद सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एक बार फिर से रेस्क्यू कार्य काफ़ी स्लो हो चुका है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वो कार्य रुक सा गया है। हालांकि जो तीसरा कैमरा जो मौके पे मंगवाया गया था उसको भी रेस्क्यू टीम है जो लगातार जो बोरवेल के गड्ढे में डालकर मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि जो सबसे बड़ी अपडेट एक और सामने आई थी कि बालिका का मूवमेंट कुछ समय से लगातार देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक खासी चिंता जो रेस्क्यू टीम है उनको देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार जो सीसीटीवी कैमरा है वो बोरवेल के गड्ढे में डालकर उस बालिका की मूवमेंट को देखने का प्रयास है जो किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा था 25 से 30 फीट की गहराई से ऊपर तक बच्ची को ले आया जाना बताया जा रहा है। उसके बाद जो मिट्टी है वो उस गड्ढे में कहीं ना कहीं वो अड़चन साबित हो रही है। इस वजह से रेस्क्यू करने में भी थोड़ी बहुत जो रेस्क्यू टीम है उसको परेशानी हो रही है। इस वजह से जब बच्ची को बाहर निकालने में परेशानी हुई, क्योंकि एल बैंड का जो रोड था वो कहीं ना कहीं उस गड्ढे की में जाके वो थोड़ा सा मुड़ गया है, अटक गया है। इस वजह से रेस्क्यू करने में जो बालिका का मूवमेंट है देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जो एल बैंड को भी सीधा करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से जो रेस्क्यू कार्य काफ़ी स्लो हो गया है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो मौके पे मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उस माँ के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, उस माँ के आंसुओं का जवाब कौन देगा? क्योंकि जो हंसती खेलती 3 साल की जो मासूम थी, जो माँ की गोद में खेल रही थी, वो इस अचानक कल दोपहर इस बोरवेल के 150 फीट गहरे में जाके अटक गई और जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। लगातार जो दुआओं का दौर यहाँ लगातार जारी है। जो बड़ी संख्या में ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, वो सब एक ही स्वर में प्रार्थनाएं कर रही हैं कि सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। बार बार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौके पे पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उन्होंने भी एक ट्वीट करके बच्ची की कुशल क्षेम की कामना की है। साथ ही वो जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अधिकारी है उनसे भी उन्होंने दूरभाष पे बात की है और प्रगति की रिपोर्ट ली है और अधिकारियों से चर्चा करके रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने की कामना की है। जी, अच्छी बात है कि यहाँ पर दुआओं का दौर अभी भी जारी है, होना भी चाहिए। इंसानियत भी यही कहती है हीरालाल कि बच्ची मासूम बच्ची है जिसको दुनिया की परख नहीं, जो हर चीज़ से बेफिक्र अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत में वो फंस जाती है। 22 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका, माँ बाप से दूर, अपने दोस्तों से दूर, भाई बहन से दूर, अकेले उस गड्ढे में पड़ी हुई है
और उसको भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि क्या हो गया अचानक से। लेकिन इस बीच मुझे ये बताइए कि ये जो स्लो हो चुका है ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ा वजह यही सामने आया है कि जो बोरवेल में जब बच्ची को निकालने का रेस्क्यू शुरू किया गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस बोरवेल का खुदाई करवाई गई थी, लेकिन इस बोरवेल में पानी नहीं होने की वजह से कल इस बोरवेल में से जो पानी के पाइप थे वो बाहर निकाल दिए गए थे। उसके बाद इस बोरवेल को ढकने की जो बंद करने की जो कवायद थी वो शुरू करने के लिए जेसीबी मशीन भी बुलवा ली गई थी। लेकिन अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ बोरवेल के पास खेल रही 3 साल की जो चेतन नाम की बालिका है, वो खेलते समय इस बोरवेल में जा गिरी। हालांकि वो 5 फीट पे जाके अटक गई थी। जो परिजन थे उसको खुद के स्तर पे उन्होंने निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन रस्सी हाथ से छूट जाने के कारण बालिका 150 फीट नीचे जाके अटक गई है। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची। कल रात से ही लगातार 20 घंटे से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बावजूद आज जब 2 बार रेस्क्यू कल रात को जब फेल हुआ, उसके बाद आज सुबह फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद जब मिट्टी की जो कटाई है वो बच्ची के बॉडी के आसपास जाके एकत्रित होने की वजह से उसको बाहर निकालने में जो परेशानी हो रही थी, उसके बाद एक एल बैंड का जो रोड है वह नीचे डाला गया। साथ ही जो रिंग बना के जो रोड है वो भी नीचे डाली गई और बालिका को। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइएगा। 1 मिनट हीरालाल रुकिए, जरा ये बताइए कि अधिकारी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि विधायक क्या मौके पर मौजूद है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मुझे ये बताइए कि वाकई क्या बच्ची के जान से खिलवाड़ करने की कोशिश वहां पे की जा रही है? जब इनका रेस्क्यू ऑपरेशन काम नहीं आ रहा है तो दूसरा टेक्निक अडॉप्ट करें। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है जवाब देना, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं वो? लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे। नहीं तो आप लोग पूछिए ना उनसे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हैं? बताए तो करंट सिचुएशन क्या है बच्ची की, स्टेटस क्या है बच्ची का, टेक्निकल जो सर्च कार्रवाई की जा रही है वो क्यों स्लो पड़ गई है, और फाइलिंग मशीन का क्या हुआ, वो नहीं आनी है अब? सुरेंद्र मलिक जी, जो सर एक सवाल सर, पिछले 22 घंटे से रेस्क्यू अधिकारी है जो कोई भी जवाब देने से बचे, आखिर कारण क्या है, किस प्रकार की स्थिति? कर रहे टेक्निकल टीम बताएगी, काम हो रहा है अभी, हम लैंड ऑर्डर के लिए प्लीज आप। इन्होंने केवल टेक्निकल टीम का हवाला देकर अपनी जो दायित्व है उसे पल्ला झाड़ लिया है। नहीं तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए हीरालाल, पूछिए कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। भीड़ तो आ नहीं रही है, आपने ऑलरेडी बैरिकेडिंग लगा दी है रस्सियों के सहारे। हीरालाल, विधायक मौजूद है क्या वहां पर? विधायक मौजूद है या चले गए? जी अभी कुछ देर पहले जो विधायक कोटपुतली हंसराज पटेल है वो भी यहाँ पहुंचे थे। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं अधिकारियों से बात करूंगा, उनसे अपडेट लूंगा कि अब बच्ची की स्थिति है, किस प्रकार से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने बात करने की कोशिश की उसके बाद वो यहाँ से कहीं चले गए हैं, शायद इधर आसपास के एरिया में कहीं जाके बैठ गए होंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना विधायक कैमरे के सामने आके कुछ बताने में हिचक रहे हैं और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कैमरे के सामने आके बताने से हिचक रहे हैं। आखिर ऐसा कारण क्या है कि जो मीडिया के सामने आके पूरी जानकारी देने से वो बच रहे हैं? तस्वीरों के साथ साथ जरा ये दिखाइएगा। इस बीच में, इस दरमियान जब ये कार्रवाई स्लो हो गई है बच्ची को बचाने की, घर वालों से आपकी इस बीच में बात हुई है? पहले की बात नहीं मैं कर रही हूँ, अभी इस दरमियान आधे घंटे के बीच में आपकी कोई बातचीत हुई है? दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि फाइलिंग मशीन आने की बात कही जा रही थी, कहा जाता है परमिशन नहीं मिली है, तो क्या फाइलिंग मशीन की परमिशन मिल गई है? क्या वो आ रही है? क्या कुछ है? जी सबसे पहले तो मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है, जो रोड है वो हिलती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है, कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जो काफी 1 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन बाधित हो गया था, कहीं ना कहीं रुका सा हुआ था, उसको देखते हुए लग रहा था कि अब जो रेस्क्यू टीम ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि तीसरा कैमरा भी है इस गड्ढे में डाला गया है और उस कैमरे की सहायता से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उस बच्ची की मूवमेंट को देखा जा रहा है। उसके
बाद एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि कल एसडीआरएफ की टीम ने, क्योंकि जुगाड़ जो उन्होंने की थी, जो उनके स्थानीय स्तर पर जो उनके पास संसाधन थे, उसकी सहायता से इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कल दोपहर से शुरू कर दिया था। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उन्होंने भी अपने स्तर पे जो संसाधन उनके पास होते हैं उसी की सहायता से उन्होंने देसी जुगाड़ बैठाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही जो दौसा में जो एक स्थानीय लोगों की, दक्ष लोगों की एक टीम थी, जो निजी लोग बताए जा रहे हैं इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि दौसा में भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग दिया था और यहाँ भी वो अपना योगदान देने के लिए पहुंचे हैं, तो उनका भी यहाँ सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन ये सब एक जुगाड़ है देसी, क्योंकि संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं यहाँ खलती नजर आ रही है। क्योंकि कल एसडीआरएफ टीम के जो अधिकारी है रवि कुमार, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को यह भी सूचना दी थी, एक ऑप्शन दिया था कि ये जो जुगाड़ी जो ऑपरेशन है वो अगर सफल होता नजर नहीं आ रहा है तो पाइलिंग मशीन को यहाँ बुला लिया जाए। और हीरालाल, बात करते करते डॉक्टर की टीम के पास जाइएगा, गड्ढा खोदकर डॉक्टर की टीम के पास जाइए। हीरालाल, डॉक्टर की टीम के पास जाइएगा, जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है उनसे जाके बात करिए। अब बच्ची की हेल्थ कंडीशन क्या, वो उसकी बॉडी में मूवमेंट देखी जा रही है, क्या कुछ है, वो डॉक्टर को अपडेट्स होंगे, जरा उनसे बातचीत करिएगा। जी बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ मेडिकल टीम मौजूद है, लगातार यहाँ मेडिकल टीम है जो ऑक्सीजन है जो बच्ची तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि बच्ची को सांस लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मेरे साथ यहाँ जो मेडिकल टीम है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी जो डॉक्टर हैं वो मौके पे जाके आए, उनसे जो अधिकारी है, जो रेस्क्यू टीम के जो कर्मचारी हैं, उनसे लगातार उन्होंने चर्चा भी की है और साथ कुछ बातें भी की है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की वहाँ स्थिति है, बच्ची की जो कंडीशन। मैं इस चीज के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, तो आप बीसीएमओ और सीएमएचओ से कांटेक्ट करें, वो बताएंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रहिए, बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां करदनी थाना इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार एक छात्रा को कुचल दिया। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हादसे में स्कूटी पर सवार छोटी बहन और सहेली जख्मी हो गई है। कल शाम को निवारी गोविंदपुरा लिंक रोड पर इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नेहा शेखावत अपनी छोटी बहन वंशिका और क्लासमेट सिया शर्मा के साथ स्कूटी पर स्कूल से घर लौट रही थी। तभी लिंक रोड पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी चला रही नेहा शेखावत की टायर से कुचलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर लगने के बाद साइड पे गिरने से नेहा की छोटी बहन वंशिका और सहेली सिया की जान बच गई। दर्दनाक हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग मदद को दौड़े। इनमें कुछ लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, नेहा के शव और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना थाना पुलिस केस की जांच कर रही है। डंपर को जब्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं जोधपुर हाउस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की है। मोहन यादव से ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। पीकेसी ईआरसीपी को लेकर भी चर्चा की गई है, यानी महत्वपूर्ण वार्ता दोनों के बीच में हुई है। शिष्टाचार मुलाकात भेंट ये सीएम और मंत्री पीयूष गोयल की। हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सारी ऐसी हमारी आपस की विकास की कई योजनाएं भी है, जैसे नदी जोड़ो अभियान पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीती 17 तारीख को एक अपना बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसका लाभ दोनों जिलों को उठाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, तो राजस्थान रास्ते में पड़ता है। श्री कृष्ण पाथे हम साझा योजना से बना रहे हैं। ऐसे कई विषयों पर मेरे मित्र माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी से बात हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से ही बता रहे हैं। 10 दवाओं के अलग अलग बैच अमानक घोषित हुए हैं। 6 दवाओं के बैच गंभीर अमानक घोषित हो गए हैं, जिसमें कि एमैक्सोसिलिन और पोटेशियम, मतलब ये तमाम दवाएं हैं। लिवोसिट्रिजीन, हाइड्रोक्लोराइड, मेंटुकुलास्ट सोडियम टैबलेट, प्रेगाबालिन कैप्सूल, पेंटाप्रोलोज सोडियम, सेफोडोक्साइम टैबलेट और इसके अलावा 4 ऐसे अन्य दवाओं के बैच भी अमानक घोषित किए गए हैं। राजस्थान ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है। 6 दवाओं के बैच गंभीर अमानक घोषित किए गए हैं। 10 दवाओं के अलग अलग बैच अमानक घोषित किए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके वो तमाम दवाओं के बैच के नाम चल रहे हैं।
जो अमानक घोषित किए गए हैं, यानी कि आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये खराब श्रेणी में आए हैं। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गलत पाए गए हैं। जो फॉर्मूलाज होते हैं मेडिसिन मेकिंग के वो गलत पाए गए होंगे। स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो नहीं किए गए होंगे, इसलिए ये अमानक इस श्रेणी में अब आ गए हैं। डी के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक 10वीं की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। यह घटना उस वक्त हुई जब छात्रा बीते दिन परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकल रही थी। जानकारी के मुताबिक लड़की की 1 साल पहले आटा साटा प्रथा से शादी हुई थी, लेकिन वो अपने मायके ही रहती थी और कल परीक्षा देकर जब वो घर लौट रही थी तो बोलेरो सवार बदमाश देखिए आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। घटना के बाद आरोपी लड़की को कार में डालकर फरार हो जाते हैं। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस मामले का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। दीप जिले के पहाड़ी कस्बे में दिन दहाड़े एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया जाता है। कुछ बोलेरो सवार आते हैं और जब नाबालिग छात्रा पेपर दे करके सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसी दौरान उसे जकड़ते हैं और बोलेरो गाड़ी में बिठा करके जबरन ले जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी रोचक जो बात है वो ये होती है कि जो छात्रा है उसकी जो साथी छात्रा है वो उसे बचाने की कोशिश करती हैं। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अपहरणकर्ता इस दौरान फायरिंग कर वहां दहशत फैलाते हैं और उसके बाद नाबालिग जो छात्रा है उसका अपहरण कर ले जाते हैं। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि जो पीड़िता है उसके परिजनों ने जो नाबालिग छात्रा है उसी के देवर, पति और ससुर पर अपहरण और दहेज का मामला दर्ज कराया गया है। यानी कि 1 साल पहले आटा साटा प्रथा के तहत जो नाबालिग छात्रा है जिसका अपहरण हुआ है उसकी शादी गोपालगढ़ थाना इलाके क्षेत्र में रहने वाले एक युवक से हुई थी, लेकिन वो अपने मायके में ही रह रही थी। ससुराल वालों का ये कहना है कि उसे भेजा नहीं जा रहा था और अब उसे अपहरण करके ले गए। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पहाड़ी थाना पुलिस अपहरणकर्ताओं के चंगुल तक नहीं पहुंच पाई है और उसे दस्तयाब नहीं किया गया है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। साइबर ठगी के मामले में भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क को क्रैक किया गया। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 29 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 9 स्कैनर, 11 पासबुक, चेकबुक, 3 पेन ड्राइव, 1 कार्ड रीडर, 5 सिम, 3 मोहर समेत अन्य कागजात मिले हैं। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड में साइबर ठगी की शिकायतों में वांछित है। प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन ने बताया कि जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस पर आरोपी वाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया। एक क्यूआर कोड मिला जिसके बैंक के पूल अकाउंट पर 10,036 शिकायतें, 223 एफआईआर होना दर्ज हुई है। ऐसे पूल अकाउंट को लेकर जांच की जाएगी। वहीं आरोपी से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत भीलवाड़ा पुलिस ने भीमगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम वाहिद हुसैन है। इनको गिरफ्तार लेने के बाद जमा तलाशी की। जमा तलाशी में इनके पास 29 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 3 पेन ड्राइव, 4 सिम, 11 पासबुक और अन्य दस्तावेज मिले, जिनकी जांच पड़ताल जारी है। बाड़मेर से इस बीच बड़ी खबर है। शहर में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद। एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया, लाखों के रुपए और गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उस समय ये चोरों ने घर पर धावा बोला जिस समय घर में ना बहू थी और जो सास है वो घर पर नहीं थी, मतलब बहू अपने मायके गई हुई थी, सास भी घर पे नहीं थी। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच कर रही है। बाड़मेर शहर की पॉश कॉलोनी महावीर नगर की ये घटना है। जालौर के सायला उपखंड के दुधवा गांव के सबसे बड़े सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल में 12वीं तक की कक्षाओं को संचालित करने के लिए सिर्फ 4 शिक्षक लगे हुए हैं। पिछले 2 साल से बिना शिक्षकों के वहां पढ़ाई नहीं होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाने के लिए भेजने के लिए मजबूर हैं।
स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसके लिए उच्च अधिकारियों और शिक्षा विभाग को पत्र लिखे, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय के ताला लगाकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकल पाया, जिसके चलते विद्यालय में पहले 200 छात्रों का नामांकन था, जो अब घटते हुए 147 तक आ गया है और शिक्षकों की कमी की वजह से कई अभिभावक अपने बच्चों को दूसरी जगह भेजने को मजबूर हो रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय दूधुआ है, यहाँ 12वीं तक स्कूल है। यहाँ संस्कृत के अलावा सेकंड ग्रेड के कोई मास्टर नहीं है। मास्टरों की बहुत ही कमी है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु आज तक अधिकारी कोई नहीं सुनी हमारी और कोई मास्टर यहाँ नहीं लगा। सिर्फ 4 मास्टर और 2 बाबू है। उनके 12वीं स्कूल है, उनके प्रोसेस चल रही है। जो बच्चे कम पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और इनकी पढ़ाई भी बराबर नहीं हो रही है। कोई विषय के मास्टर, संस्कृत के अलावा कोई विषय के कोई मास्टर नहीं है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते चले। एटीएस की सूचना पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर करीब 6 लाख नकदी के साथ एक युवक को पकड़ लिया गया है। बाइक के साथ युवक का गिरफ्तार किया गया है। सावित्री चौराहे के पास चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। पूछताछ में युवक ने पैसे के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस को यही भरोसा है कि बार बार सवाल पूछने पर हो सकता है कि वो स्पष्ट जानकारी दे पाए कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। शाम के समय एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को 5,89,500 रुपए के साथ सावित्री चौराहे के पास से दस्तयाब करके पुलिस थाना सिविल लाइन लेके आए थे कार्रवाई कराने के लिए। उससे पूछताछ की तो पता है उसने कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। कहाँ से लाया, कहाँ का पैसा है, किसका है, कहाँ ले जाने दे के जमा कराने जा रहा था, जिस पर उक्त पैसा संदिग्ध चोरी का या हवाला का होने की संभावना होने से उक्त राशि को धारा 106 BNSS के 2023 के तहत जब्त किया गया है। और अब बात गंगापुर सिटी की, जहां जिला मुख्यालय के गंगा की कोठी इलाके में रहने वाली 2 महिलाएं झगड़े में घायल हो गईं। गंगा की कोठी इलाके में रहने वाले 2 परिवारों के मध्य पिछले कई समय से लगातार विवाद चल रहा। पहले भी कई मर्तबा कहासुनी हो चुकी है और इसी मामले को लेकर भी दोनों ही परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को भी दी गई थी। उसके बाद फिर से दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों महिलाएं घायल हो गईं। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उपचार चल रहा है। शेर सिंह गुजर है, पड़ोसी हमारा बगल में रहता है। वो आए दिन दारू पी के नाटक करता था, रात को भी दारू पी के गाली बक रहा था। हमने की भाई क्यों गाली बकता है फालतू में किसी को, हमको गाली बक रही, माँ बहन की गाली बकी थी और उन्होंने काट के बेच देंगे, वो कर देंगे। और हम तो दुकान पर थे और उसके भैया बंद आए थे, हमको समझा रहे थे कि यार ऐसा, इनको समझा रहे थे कि तुम्हारे लड़ना मत। और ये तो बातचीत कर रहे थे। उनने आई थी उनकी लेडीज और शेर सिंह आया था। शेर सिंह ने आके इसमें लट दिया है और ये प्रेगनेंट है। उसको पता थी कि ये प्रेगनेंट है, फिर भी इसमें लट दी है उसने। उदयपुर के दूध तलाई के समीप जलबुर्ज इलाके में एक बार फिर लेपर्ड की दस्तक देखने को मिली। लेपर्ड सीसरमा की पहाड़ियों से होता हुआ वन विभाग के गोल्डन पार्क में जाता हुआ दिखाई दिया। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब पर्यटकों की गाड़ी के आगे लेपर्ड आ गया और उसके बाद लेपर्ड गोल्डन पार्क की दीवार के पास लगी जाली पर चढ़कर ओझल हो गया। लगातार इस इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में भय का माहौल है। ये आपको दिखा रहे हैं लेपर्ड का मूवमेंट। आप देखिए, जब गाड़ी जा रही थी रात का वक्त, जब रोड क्रॉस करते हुए और उस जाली को क्रॉस करते हुए लेपर्ड जंगल की ओर भाग गया। ये पहला मसला नहीं है, कई बार लेपर्ड के मूवमेंट देखे गए हैं और लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में डर है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।